नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाओं में हम लोग शैशवावस्था देख लिए थे। शैशवावस्था का जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम लोग बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए बाल्यावस्था देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है, बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, यह जो समय जो होता है 5 या 6 वर्ष, शुरू में ही आपको बताए हुए थे कि 5 वर्ष की समाप्ति, 6ठे वर्ष का प्रारंभ से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्थाओं को हम बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। 6 वर्ष से लेकर 6 से 12 वर्ष का जो समय जो होता है वह बाल्यावस्था के लिए होता है। बाल्यावस्था की विशेषताओं को अगर हम लोग पढ़ लें तो काफी आसानी से परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता होती है। जबकि इससे पहले जो अवस्था जो होती है, शैशवावस्था जो होती थी, उसमें शारीरिक तथा मानसिक विकास में तीव्रता होती थी। जबकि इस अवस्था में क्या होगा कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में अब स्थिरता आती है। स्थिरता भी आना जरूरी है, क्योंकि विकास जो होता है वो रेखीय नहीं होता है। विकास एक वक्राकार गति से गति होते रहता है। तो इसीलिए एक अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है तो एक में मंद होती है, फिर एक में तीव्र होती है तो फिर एक में मंद होती है। इस प्रकार चलती रहती है। तो यह बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आती है, जबकि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। अर्थात बालक में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। बालक की जो बुद्धि जो होती है वो विकसित होने लगती है। मानसिक योग्यताएं, तर्क वितर्क करने की जो शक्ति जो होती है, धीरे धीरे अपने उच्च गति की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि का होना। अगला पॉइंट देखेंगे हम, रचनात्मक कार्य में आनंद लेना। रचनात्मक कार्य का मतलब होता है कि तरह तरह के नई नई चीजों का निर्माण करने में बालक रुचि लेने लगता है, बालक को आनंद आता है। जैसे कि मान लीजिएगा मिट्टी का कुछ चीज बर्तन बनाना, मिट्टी का कुछ खिलौना बनाना, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी क्रियाकलाप, जैसे कि खिलौना को तोड़कर फिर उसका निर्माण करना। तरह तरह के क्रियाकलाप, तरह तरह के रचनात्मक कार्य, तरह तरह के मौलिक भरे कार्य करने में काफी आनंद लेते हैं, काफी इनको अच्छा लगता है। अगला पॉइंट देखेंगे, समूह भावना का विकास। समूह भावना का तात्पर्य होता है कि बालक जो है वो समूह में रहना काफी पसंद करता है। समूह में यानी कि अपने कह सकते मित्र बनाना, क्योंकि अब इसका दायरा जो होता है वह घर से बाहर निकलता है। यानी कि अब जो कि शैशवावस्था में जहाँ था कि शैशवावस्था में बालक अपने परिवार में ही रहता था, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आता है, 6 वर्ष जब प्रारंभ होता है, तो बालक अब बाहर निकलता, अपने परिवार के परिवेश से बाहर निकलता, मोहल्ले में जाता है, नए नए मित्र वो बनाता है। तो समूह में रहने की भावना उसमें जागृत होती है। अगला देखेंगे पॉइंट कि संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करने की प्रवृत्ति का तात्पर्य होता है कि संग्रह करना, किसी चीज का इकट्ठा करना। कोई भी वस्तु, उसके पास खिलौना रहेगा तो बहुत सारे खिलौनों को एक जगह इकट्ठित करके रखेगा। पुराना से पुराना खिलौना देखिएगा अपने पास रखना, चाहे उसको खोना नहीं चाहता है। हर प्रकार के संग्रह, जो भी चीज उसको दिया जाता है वो अपने अपने पास उस वस्तु को रखना चाहता है। आप उसे पैसा दीजिएगा तो पैसा भी रखना चाहता है। यानी कि हर प्रकार को जो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है वह बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति। अगला हो जाता है बिना उद्देश्य से भ्रमण करने की भावना। बिना उद्देश्य से भ्रमण करने की भावना का अर्थ यह होता है कि बालक कहीं पे भी विचरण कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमना फिरना इस प्रकार के करता है। उसके पीछे किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं छुपा रहता है। वह कहाँ जाता है, क्यों जाता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ घूमना, सिर्फ आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार बिना उद्देश्य के भ्रमण करने की भावना होती है। अगला जो होता है सामूहिक खेलों में रुचि। बालक तो शुरू से ही खेल में रुचि लेते हैं, खेलना उसको काफी अच्छा लगता है। लेकिन यह जो खेल जो होगा समूह में रहकर करेगा, अपने दोस्तों, अपने मित्र मंडलियों के साथ समूह में सामूहिक खेल या फिर सामूहिक क्रियाकलाप में काफी रुचि लेता है। तो समूह में खेलों में रुचि लेता है। अगला पॉइंट बनता है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण या फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बहिर्मुखी, इससे पहले जो शैशवावस्था जो होता था उसमें बालक का जो विकास अंतर्मुखी होता था, खुद में ही रुचि लेता था, खुद में ही लीन रहता था, खुद के बारे में सोचता था। लेकिन जैसे ही ये बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। बहिर्मुखी विकास का अर्थ ये है कि बालक अपने विचारों को, अपने रुचियों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, अपने संवेगों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो इस प्रकार बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, नैतिक गुणों का विकास होना। बालक में अब नैतिक गुण हो गया है, सामाजिक गुण हो गया, वह धीरे धीरे विकसित होने लगता है। बालक आज्ञाकारी या फिर बालक में कह सकते हैं कि
ईमानदारी का गुण हो गया, बालक में विभिन्न प्रकार के नैतिक गुण, बालक में विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं बड़ों का सम्मान देना, इस प्रकार के गुण जो है धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। तो ये नैतिक गुणों की विकास जो है वह होने लगता है। अगला पॉइंट है शर्म तथा गर्व की भावना। शर्म तथा गर्व की भावना विकसित होती है ये बाल्यावस्था में। शर्म तथा गर्व की भावना का अर्थ ये होता है कि बालक मान लीजिए कोई गलती कर देता है तो लोग उसको, बड़े जो होते हैं उसको थोड़ा डांट देते हैं, तो बालक के अंदर शर्म की भावना विकसित होने लगती है। वही इसके विपरीत यदि बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो यदि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह बालक अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता है। तो इस प्रकार जो ये आपका जो शर्म तथा गर्व की भावना जो है वह इस अवस्था में देखने को मिलता है। अगला है समलिंगी की भावना का विकास होना। समलिंगी भावना विकास का तात्पर्य होता है कि बालक जो है अपने ही लिंगी से प्रति क्या कर आकर्षित रहता है। जैसे कि बालक का बालक के प्रति, बालिका का बालिका के प्रति आकर्षण जो होता है, या फिर कह सकते हैं मित्र बनाने की जो होती है उनमें भावना, ये देखने को मिलता है। समलिंगीय भावना का विकास हो जाना, जो कि आगे चल के अगर किशोरावस्था में हम देखेंगे तो वहां पे विषम लिंगीय हो जाएगा, यहाँ पे समलिंगीय होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे कि यौन अंगों का विकास होना। इस अवस्था में धीरे धीरे यौन अंग जो होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। यौन ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है, यानी कि सोई हुई अवस्था में रहती है, जबकि आपका शैशवावस्था और किशोरा अवस्था में जागृत अवस्था में होती है। लेकिन इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, यौन ऊर्जा जो होती है वह सुप्ति अवस्था में होती है। पूछा भी जाता है प्रश्न। एक और पॉइंट यहाँ बनता है द्वेष की भावना। इस अवस्था में द्वेष की भावना भी देखने को मिलता है। बाल्यावस्था में द्वेष की भावना जो होती है भाई बहनों में भी हो सकता है। कोई सामान के प्रति बराबर रूप से अगर वितरण नहीं किया जाता है माता पिता के द्वारा तो भाई बहन या फिर बहन बहन में या फिर भाई भाई में देखिएगा लड़ाई झगड़ा होने लगता है, या फिर कह सकते किसी वस्तु के प्रति तो द्वेष की भावना देखने को मिलता है। ये हो गया, ये विभिन्न प्रकार के बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। अब हम लोग बाल्यावस्था के कुछ उपनाम देखते हैं, क्या क्या उपनाम इस अवस्था को दिया गया है। पहला है विद्यालय जाने की आयु। विद्यालय जाने की आयु इसी अवस्था को बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले बालक कभी विद्यालय में प्रवेश नहीं करता है। शैशवावस्था में बालक जो है विद्यालय में नहीं रहता है, घर में ही रहता है। जैसे ही उसकी अवस्था यानी 5 वर्ष समाप्त हो जाता है, 6ठे वर्ष का जब प्रारंभ होता है अर्थात वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय जाने की यह आयु होती है। बालक अब अपने दायरा उसका बढ़ता है, सामाजिक दायरा बढ़ता है, विद्यालय में जाएगा, वो समाज के अंतर्गत आता है, सामाजिकरण धीरे धीरे उसका बढ़ता है, विभिन्न प्रकार के उसको ज्ञान होता है। तो विद्यालय जाने की जो आयु जो होती है इसी अवस्था को बोलते हैं, बाल्यावस्था को बोला जाता है। अगला यहाँ पे है कि जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल इस अवस्था को, जबकि इससे पहले की जो शैशवावस्था जो थी उसको आदर्श काल कहा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का जो एक तरह से दायरा जो होगा, यानी कि इससे पहले वह घर में रहता था, अब लेकिन जैसे ही ये क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो थोड़ा यहाँ पे क्या होता है कि प्रतिद्वंदनात्मक अवस्था भी इस चीज को बोलते हैं, यानी कि उसका जो विकास जो होता है पहले की अपेक्षा अब थोड़ा बढ़ेगा। ये अवस्था जो होती है काफी अनोखा होता है, इसमें कह सकते हैं बालक काफी प्रसन्न होता है। अर्थात यह अवस्था जो होती है काफी अनोखा अवस्था में अनोखा काल कहा जाता है। अगला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त मतलब होता है कि जो मेरे सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है मूर्त रूप से, जो चीज हम देख सकते हैं उसे अमूर्त बोलते हैं। अगला एक होता है अमूर्त। अमूर्त वस्तुओं को हम नहीं देख सकते तो वो अमूर्त कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब कि बालक जो है अपने परिवेश में जो भी वस्तुएं हैं उस वस्तुओं से वह क्रिया करने लगता है, संक्रिया करने लगता है। तरह तरह का जो वस्तु उसके परिवेश में मिलता है उस वस्तुओं से वह कोई क्रिया करने लगता है। तो इस प्रकार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि जीन पियाजे के द्वारा विशेष रूप से बताया गया है। जब जीन पियाजे का हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया जाएगा। अगला है कि मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन वही कि जो चीज उसके सामने परिवेश में जो भी वस्तु है उसके बारे में सोचना, क्या है, कैसे बना है, क्यों बना है, इसका काम क्या है,
किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तरह तरह का चिंतन बालक करना शुरू कर देता है इस अवस्था में। तो मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अगला पॉइंट बनता है इसमें कि टोली या समूह की अवस्था। बालक अब देखिएगा टोली में या फिर बालक जो है समूह की अवस्था में होने लगता है। बालक अपने सहपाठियों के साथ या फिर कह सकते हैं बालक अपने मित्रों के साथ समूह में रहता है। हालांकि समूह के सक्रिय सदस्य भी नहीं, सक्रिय सदस्य जो होगा वह किशोरावस्था में होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ समूह की अवस्था में होते हैं, टोली की अवस्था में होते हैं। अगला है स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था का अर्थ यह है कि बालक काफी एक्टिव रहता है। कोई भी क्रियाकलाप यदि आप उसको कहते हैं करने के लिए तुरंत वो कर देता है। काफी वो स्फूर्त रहता है, काफी वो चुस्त पुस्त रहता है। तो ये आपका हो जाएगा स्फूर्ति की अवस्था। अगला पॉइंट बनता है इसमें कि बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। इसलिए गंदी अवस्था कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो बालक बालिका होते हैं, हमेशा देखिएगा कि गंदी अवस्था का अर्थ यहाँ पे यह हो जाता है कि बालक अपने आप में सफाई वगैरह उतना नहीं रख पाता है। जैसे कि मान लीजिएगा अपने कपड़े को गंदा कर देना, खाना खाते खाते अपने कपड़े पे गिरा देना, या फिर जब कभी बाहर निकलता है तो कीचड़ है तो उस कीचड़ में भी अपना कीचड़ से खेलने लगता है। तो इस प्रकार यह अवस्था जो है वह गंदी अवस्था कही जाती है। अगला है गैंग एज की अवस्था। गैंग एज के मतलब समूह, वही बात है इंग्लिश में यहाँ पे है कि गैंग एज की अवस्था का अर्थ यह है कि बालक जो है समूह में रहकर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, समूह में रहना पसंद करता है। एक उपनाम दे दिया गया है कि बाल्यावस्था जो है वह गैंग एज है। बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को क्या क्या अपने विचारों में व्यक्त किया है, अपने विचारों में वो क्या क्या कहते हैं। तो देखते हैं पहला बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन में कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यानी कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो जीवन का अनोखा काल जो होता है वह बाल्यावस्था को कहा जाता है। और यह किनके अनुसार, ये कॉल एवं ब्रूस के अनुसार, कॉल एवं ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ये याद रखिएगा, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। दूसरा कथन निकल कर सामने आता है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। ये किनका कथन है, ये स्ट्रेंग का कथन है। क्योंकि बच्चे बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं इस अवस्था में, तरह तरह का वह खेल खेलते रहते हैं। कई प्रकार के खेल आयोजन होता है, वह हर प्रकार के खेल में रुचि लेते हैं, खेलते रहते हैं। क्योंकि बालक इस अवस्था में खेल की अवस्था सुखदायी अवस्था कहा जाता है। इसीलिए यह अवस्था जो होती है काफी बालक प्रसन्न रहते हैं। तो शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो, स्ट्रेंग महोदय के अनुसार। अगला कथन देखेंगे कि बाल्यावस्था मिथ्या या फिर छद्म परिपक्वता की अवस्था है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था मिथ्या या फिर छद्म परिपक्वता की अवस्था है। ये किनके अनुसार, ये रॉस नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार। मिथ्या या छद्म परिपक्वता होता क्या है, मिथ्या या छद्म पर झूठी अवस्था, बालक अपने आप को परिपक्व होना महसूस करता है। हालांकि यह अवस्था अभी परिपक्व अवस्था नहीं है, बालक या बालिका इस अवस्था में परिपक्व नहीं होते, फिर भी वह बालक बालिका अपने आप को परिपक्व जैसा महसूस करते हैं। अर्थात ऐसे भी हम कह सकते हैं कि बालक का अभी तो दाढ़ी मूछ नहीं आता है, फिर भी अपने पापा को देखकर वह भी दाढ़ी मूछ बनाने की कोशिश करता है। वही अगर बालिका की बात करेंगे तो बालिका अभी छोटी होती है, वह अपरिपक्व होती है। अपनी माता जी को यदि साड़ी पहनते हुए देखती है तो वह भी साड़ी पहनने की जिद करती है, यानी कि अपने आप को परिपक्व होने की कोशिश करती है, दिखलाती है। इस प्रकार यह अवस्था जो होता है छद्म परिपक्वता या फिर कह सकते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कही जाती है। किनके अनुसार, यह रॉस के अनुसार होता है। अगला कथन देखेंगे हम लोग कि बाल्यावस्था को काम की सुप्ता अवस्था कहा जाता है। यह सिगमंड फ्रायड नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार बताया गया है कि बाल्यावस्था को काम की सुप्ता अवस्था, सोई हुई अवस्था में होती है, ये सिगमंड फ्रायड के अनुसार। जबकि शैशवा अवस्था और किशोरा अवस्था में ये काम की जो प्रबल स्थिति होती है, उच्च स्थिति होती है, लेकिन इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, ये सोई हुई अवस्था में, सुप्तावस्था में होती है। अगला है कथन कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाल्यावस्था काफी महत्वपूर्ण अवस्था होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का जो प्रारंभिक शिक्षा जो होता है इसी अवस्था में मिलता है, और यही प्रारंभिक शिक्षा उसके भविष्य निर्माण में काफी सहायक सिद्ध होती है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से यहाँ पे
अर्थ यह है कि शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि इस अवस्था के बालकों की जो भी रुचियां हैं, जो भी आपका बालक में क्षमता है, उस क्षमता को, उसके व्यक्तिगत क्षमता को उजागर करने का कार्य करना चाहिए और जो भी प्राथमिक शिक्षा हो काफी सही तरीके से देना चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक में जो सिद्धांत बताए हैं, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो जो विधियां बताई गई, उस विधि का प्रयोग करके बालकों को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि यह शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण अवस्था होता है और एक अवस्था जैसे ही बीत जाती है तो वह पुनः लौट कर कभी आती नहीं है। इस प्रकार यह जो अवस्था जो होती है, हर अवस्था अपने आप में विशिष्ट होती है। तो शिक्षक महोदय का कर्तव्य बनता है कि सही तरीके से बालक को शिक्षित करें। अगला कथन बनता है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक समाज, यानी कि इस अवस्था में हर प्रकार का द्वंद्व होता है, चाहे वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने का हो। जैसे कि शैशवावस्था में जो जो प्रकार के बातें बालक के दिमाग मस्तिष्क में रहता है, जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके विचारों में प्रतिद्वंद्व होता है। एक हिसाब से हम ऐसे कह सकते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक स्थिति हो जाती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई भाई में या फिर बहन बहन में, भाई बहन में भी प्रतिद्वंद होना किसी वस्तु के प्रति। बराबर बराबर यदि हिस्से में नहीं मिलता है तो दोनों में दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदनात्मक व्यवहार करने लगते हैं। तो इस प्रकार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण का काल है। यह कथन किनका कहना है? ये किलपैट्रिक महोदय का कथन है। किलपैट्रिक महोदय ऐसा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बाल्यावस्था में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बाल्यावस्था में बालकों या फिर बालिकाओं को कैसी शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे कि भाषा विकास, बालक का जो भाषाई विकास, जैसे कि बालक का भाषाई विकास सही तरीके से हो, क्योंकि भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकता है। भाषा विकास के अंतर्गत बालक को भाषण या फिर वाद विवाद या फिर निबंध लिखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? उसके भाषाई क्षमता में विकसित होगी। अगला देखेंगे रोचक पाठ्य सामग्री। रोचक पाठ्य सामग्री जो कि उसकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। रोचक पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए हमेशा बालक को प्रेरित करते रहना चाहिए। बालक में जो भी क्षमता जो विकसित होगी, भाषाई क्षमता जो विकसित होगी, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होती है। नेक्स्ट है कि जिज्ञासा की संतुष्टि करना। बालक काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, शुरू में ही बताया गया था कि बालक के अंदर जिज्ञासा काफी प्रबल होती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, बालक जो भी प्रश्न पूछते हैं, चाहे वह अपने माता पिता से पूछे या शिक्षकों से पूछे, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देना काफी उचित समझा जाता है, क्योंकि जब तक उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं होगी तो वह क्या होगा? उसका सही तरीके से मानसिक विकास नहीं होगा। मानसिक विकास को दृष्टिकोण में रखते हुए बालक की जो जिज्ञासा जो होती है, वह उस जिज्ञासा को शांत करना, यानी कि उसके प्रश्नों का जवाब देना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए उसके जिज्ञासा की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। अगला है कि रचनात्मकता एवं संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। रचनात्मकता का मतलब होता है नई नई चीजों का निर्माण करना, किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप करना। तक कई तरह के वह बालक जो है वह तरह तरह का निर्माण करते हैं, तो उनके निर्माण करने में एक प्रकार का गुण विकसित होता है। तो उस गुणों को विकसित करने के लिए, उन गुणों को और भी निखार लाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मान लीजिए कोई बालक है या फिर कह सकते हैं कि बालिका है, किसी प्रकार का नई कार्य कर रहे हैं जो देखने में काफी रोचक लगता है, तो उसके किए गए क्रियाकलापों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें नवीन जो चीज जो बनेगा, रचनात्मकता का गुण जो विकसित है वो और भी निखार आ सके। संचय प्रवृत्ति का गुण। संचय प्रवृत्ति का गुण का अर्थ है कि किसी भी वस्तु को संचय करके रखना। इससे क्या होगा कि भविष्य में उसको संचय की अंदर आदत विकसित हो सकती है। हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। संचय का मतलब संग्रह करना। अगला है पांचवा कि सामूहिक भावना का विकास होना। सामूहिक भावना के प्रति विकास हो, इसके लिए भी हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। सामूहिक भावना में हम क्या क्या करवा सकते हैं कि सामूहिक खेल हो, सामूहिक क्रियाकलाप हो, या फिर कह सकते हैं कि सहयोग की भावना विकसित की, माने प्रत्येक बालक या बालिका एक दूसरे का मदद कर सके। इस प्रकार के गुण बालक में विकसित करना चाहिए ताकि उसका भविष्य जो है काफी सुरक्षित हो। ठीक है, तो यहाँ पे सामूहिक भावना की विकास करना पर बल देंगे हम। छठा है यहाँ पे कि नैतिक शिक्षा देना और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। नैतिक शिक्षा के तहत इसमें बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास करने की बात कही जाती है। बालक के अंदर ईमानदारी के गुण, बालक के अंदर प्रेम का गुण, बालक के अंदर कह सकते हैं किसी बड़े का आदर करने का गुण, बालक के आज्ञाकारिता का गुण, तरह तरह के गुण विकसित किया जा सकता है
शिक्षा के माध्यम से। तो नैतिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ बालक या बालिकाओं के साथ जो कि बाल्यावस्था में होते, उनके साथ हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। अगला है कि बालक इस अवस्था में गिनती गिनना सिखा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बालक अभी हैं, 6ठा वर्ष से स्टार्ट हुआ है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बाल्यावस्था बोलते हैं। इसमें गिनती गिनना सिखाया जा सकता है ताकि बालक सही तरीके से किसी संख्या के बारे में जान सके, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख कर सके। हमेशा बालक को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उसके दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है वो अपने शब्दों में कह सके। हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि अपने शब्दों में घटनाओं का वर्णन कर सके। अगला है समय की जानकारी दे सकते हैं। बालक में कितना अभी समय हो रहा है घड़ी देखकर भी बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। उसके बाद दिन की समझ होना, दिनांक की समझ, वर्ष की समझ, जो 12 महीना जो होता है उस महीने की जानकारी देना बालक को हम करवा सकते हैं। उसके बाद माप से क्या होता है, तौल, मुद्रा, आयतन की समझ, इस प्रकार का जो ज्ञान जो है बालक को दिया जा सकता है ताकि उसका मानसिक वृद्धि जो हो वह सुदृढ़ हो, सशक्त हो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हम देखेंगे कि हृदय धड़कन जो होती है इस अवस्था में 100 बार प्रति मिनट होती है, जबकि हड्डियों की संख्या जो होती है वो 350 हड्डियों की संख्या होती है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के बारे में देखेंगे, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या उसके कथन होते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।